मेरी 14 साला हसीन साली कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने के लिए आई। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वो तो पूरी आग निकली। मेरी बीवी अस्पताल में अपनी माँ के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरी सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गई। मैंने इसे बच्ची समझकर अपने साथ सलाह लिया कि कहीं वो नए घर में डर न जाए, लेकिन उसने तो आधी रात को मेरे साथ ही बेड पर रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि मेरी साली निदा ही होगी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे घर में अकेली थी और वो पहली दफ़ा हमारे घर रहने के लिए आई थी। तो शायद इसे रात के इस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो नीम बरहन्ना सी नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि अरशद भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है। क्या मैं रात आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नज़र में तो निदा एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार उसे यूं देख रहा था तो वो तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताज़ा थी। 14 साल की उम्र में ही इसका बदन भरपूर जवान हो गया था और कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद भी नई बरहना नाइटी में इसके जिस्म का हर हिस्सा वाज़ह नजर आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने उसके वजूद से नज़र चुराई और इसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रख कर दे दिया और ख़ुद बेड पर लेट कर मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त निदा एक 9 साल की बच्ची थी और मेरा अपने ससुराल बहुत कम आना जाना था, इसलिए मैंने निदा को भी अभी तक बच्ची समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क़यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और निदा सोफे पर बेचैन लेटी थी। रात के इस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान सामने आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने रात को आवाज़ देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? निदा कहने लगी, अरशद भाई, ये सोफ़ा बहुत छोटा है और मेरे पाँव सोफ़े से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही। निदा की बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है निदा, तुम बेड पर आ जाओ और मैं सोफ़े पर जाऊँगा। निदा जैसे ही बेड पर आई तो मैंने अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन निदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी, अरशद भाई, आप क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए निदा के जिस्म से नज़रें हटाने मुश्किल तरीन काम था। मैंने बहुत मुश्किल से निदा की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक से मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं कम उम्र बच्ची समझ रहा था वो तो पूरी शराब है। हर गुजरते पल के साथ साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान ठाठे मारने लगा था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर निदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ना चाहते हुए भी मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सबा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब सबा ने मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नज़र में पसंद आ गए थे। हम दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को सबा के मुतालिक बताया तो मेरी माँ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ख़ानदान से बाहर वो किसी सूरत मेरी शादी नहीं करेंगे। लेकिन मैंने सबा की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। इसके बगैर तो एक पल भी गुजारा करना मुश्किल था। हम दोनों अपने ही मोहब्बत में सारी हदूद पार कर चुके थे, तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सूरत इस शादी के लिए राजी ना हुई और मैंने सबा के साथ कर शादी कर ली। जब मेरी माँ बाप को इस बारे में इल्म हुआ तो इन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरा कोई कमाई का जरिया था। और जब सबा के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के खिलाफ हो गए और वजह यही थी कि मैंने कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने सबा के घर वालों को राजी करके अपनी साख रख ली थी, लेकिन सबा के घर वालों ने हमसे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया था। काफ़ी अरसे तक मैं और सब फाकों वाली ज़िंदगी गुजारते रहे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो सबा ने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि जब मुश्किल
हालात थे तो इन्होंने मुझे नहीं अपनाया था और इसीलिए मैं सबा के घर ना जाने के बराबर जाता था, साल में 1 या 2 दफा। इसीलिए मैंने सबा की छोटी बहन निदा को कभी सही से देखा भी नहीं था। ना ही मैंने इस बात से वाकिफ था कि वो अब 14 वर्ष की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से कई सालों तक महरूम रखा था और बहुत ज्यादा इलाज कराने के बाद अब सबा हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे सुबह को माँ को बुलवाना पड़ा और जब हम सबा को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि सबा को 1-2 दिन अस्पताल में दाखिल रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसी की इस अरसे में सबा को बहुत सी बीमारियां हो चुकी थी, इसलिए इसका केस काफ़ी मुश्किल था। सबा के वालिद कहीं शहर से बाहर चले गए थे, इसलिए सबा के वालिदा इसने इसकी छोटी बहन को मेरे पास हमारे घर में छोड़ दिया क्योंकि वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत अरसा बाद सबा की बहन निदा को पहली दफ़ा देख रहा था और मैं इसको देखकर हैरान रह गया था। मैं तो सबा की खूबसूरती का ही दीवाना था, लेकिन इसकी छोटी बहन तो इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और इसे देखकर मैं सबा को भूल गया था। निदा ने सबा की गैर मौजूदगी में घर के सारे काम काज बहुत अच्छे से किए और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि सबा घर में है या नहीं। इसने सारे घर को सलीके से साफ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की तो मैं भी अपने कमरे में चला आया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि निदा आई है। शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन मैं उसे इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि निदा तो कुछ और ही इरादा लेकर आई है। पहले तो वो सोफे पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा अकेलेपन में खौफ महसूस हो रहा था क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके कमरे में रात गुजार लूं। मैंने निदा से कहा कि अच्छा किया जो तुम चली आई हो, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो। लेकिन निदा को यूं नई बरहना नाइटी में देखकर मेरी नजरें बार बार इसके जिस्म का तवाफ कर रही थी। निदा मेरे चेहरे पर नजरें जमाए बहुत सी तवज्जो से मुझसे बात कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे बता रही थी कि जब इसने पहली बार मुझे देखा तो पहली ही नज़र में इसे बहुत अच्छा लगता था। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी। वो कहने लगी कि मुझे देखते ही इसे अपनी आपी को पसंद पर रश्क आने लगा और इसे खुशी हुई कि इसकी आपी की किस्मत इतनी अच्छी है। निदा कहने लगी कि उस दिन के बाद मैंने इसके ख्यालों में बैठ गया था और वो यही तस्वर करती थी कि इसकी ज़िंदगी में आने वाला शख्स भी बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा। निदा मुझसे बात करते करते अपनी नाइटी की डोरी से भी खेलने लगी। वो मुझे कह रही थी कि मेरी बड़ी बड़ी आंखें इसके जहन में हमेशा के लिए बैठ गई थी। इसने कई मरतबा अपने अब्बा से मेरे लिए झगड़ा भी किया क्योंकि वो चाहती थी कि उसके अब्बा मुझे माफ़ करके अपना बना ले, क्योंकि वो मुझे दोबारा देखने के लिए बहुत बेचैन थी। मुझसे बातें करते करते वो सोफे पर लेट गई। मैं बहुत मुश्किल से इससे नज़रें चुरा कर अपने फ़ोन में ध्यान लगाने लगा। कमरे का माहौल अचानक ही बहुत गर्म हो गया था। निदा एक जलती हुई आग थी जो मुझे निदा तक दहकार रही थी। मैं तो इसे एक बच्ची समझ रहा था, लेकिन इसकी जवानी तो किसी की भी दीवानी कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी। मेरा ध्यान बार बार भटक निदा के वजूद पर जा रहा था। जब मैंने इसे बेचैन देखा तो मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ है। वो कहने लगी ये सोफ़ा बहुत गैर आरामदेह है, मैं इस पर आराम से सो नहीं सकती। यह सुनते ही मैंने इससे कहा कि वो बेड पर आकर सो जाए और सोफे पर मैं सो जाऊंगा। वो जैसे ही बेड की तरफ आई तो मैं उठने लगा। निदा ने फौरन मेरा हाथ पकड़कर कहा, अरशद भाई आपको तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत, ये आपका अपना ही घर है। मैं एक तरफ लेट जाती हूँ, दूसरी तरफ आप लेट जाए। मैंने निदा की बेबाकी देखकर हैरान रह गया, लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन सबा के पीछे मैंने अस्पताल में काफ़ी भाग दौड़ की थी, इसलिए बेड पर एक कोने से हुआ कर लेट गया और अपना फ़ोन चलाने लगा। निदा की मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था जिसमें मैंने उस वक्त गुजारा था। फ़ोन चलाते चलाते ही मुझे कब नींद आ गई पता ही ना चला। जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो, और जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि निदा मेरे बहुत करीब लेटी हुई है और उसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही हैं। मेरे अंदर का एक तूफान सा उठने लगा। निदा जानबूझकर मेरे जज्बात को उभार रही थी। वो अपने दिली जज्बात तो बातों बातों में पहले ही बयान कर चुकी थी और वो मुझे पसंद करती है। अब वो रात के अंधेरे में वो इस तरह मेरे करीब आकर ये बात साबित कर रही थी कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत कुछ था। मैं एक मर्द था और बहुत कोशिश के बावजूद भी खुद को निदा से दूर ना कर सका और मैं भी करवट बदल कर उसके करीब हो गया।
निदा तो जैसे इसी बात का इंतज़ार में थी। जैसे ही इसे इल्म हुआ कि मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, वो फ़ौरन ही अपने जज्बात मुझ पर लटाने लगी। इसके हर जज्बे की खूब पजीराई की। जब हम दोनों अपना मकसद हासिल कर चुके थे तो निदा ने अपने फ़ोन में मेरे साथ हमारी कई तस्वीरें खींची, जिनमें हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। हम दोनों ही बेहजाब थे। मैंने निदा से कहा कि इस तरह की तस्वीरें फ़ोन में ना ले, लेकिन निदा कहने लगी जब मैं उसके साथ नहीं होऊंगा तो वो मेरे साथ इन तस्वीर को देखकर अपने बीते हुए पलों को याद करेगी। मैं उसकी एक एक अदा पर फिदा हो गया था। वो पूरी तरह अपनी जवानी मुझ पर लटा चुकी थी। उसका नर्म और नाजुक गुलाब जैसा खिलता बदन मुझे मदहोश कर गया था और मैं ये भूल गया था कि मेरी महबूब बीवी इस वक्त तकलीफ़ की हालत में अस्पताल में दाखिल है और वो कभी भी मेरे बच्चे को जन्म दे सकती है। निदा के साथ रात गुजार कर मैं ऐसे मसरूर था जैसे कोई किला फतह कर लिया हो, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज़ होने वाला था। जैसे ही मैंने अस्पताल जाने के लिए निकलने लगा, निदा ने मुझे आवाज़ देकर रोका और मेरे करीब आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे चूमते हुए कहने लगी कि आप जाते जाते मुझे कुछ पैसे दे जाएं, मुझे बाजार जाना है। निदा की बात सुनते ही मैंने बटुए से हजार के 5 नोट निकाल कर निदा के हवाले किए। मेरे हाथ से नोट लेकर उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट बिखर गई। मैंने बदले में उसके होंठों को चूमा और घर से निकल पड़ा। मैं सारा रास्ता खुशी से सरशार जब अस्पताल पहुंचा तो मेरी बीवी सबा की हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने बताया कि सबा जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबा की माँ भी बहुत परेशान थी कि अस्पताल जाकर मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी। सारा दिन मैं सबा के साथ रहा, लेकिन सबा की हालत पहले से बेहतर ना हुई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन सबा को और अस्पताल में रखना होगा। ये सुनकर न जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि सबा जितने दिन अस्पताल में रहती मुझे निदा के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। मैं रात तक अस्पताल में रहा और रात के वक्त मैं सबा की अम्मी से ये कहकर घर वापस आ गया कि निदा घर पर अकेली होगी। अब मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि अस्पताल में सबा के साथ किसी औरत को ही रुकने की इजाज़त थी, इसलिए सबा की अम्मी का रहना बहुत ज़रूरी था। मैं जब अस्पताल से घर वापस लौटा तो निदा बहुत ही खुश थी। इसने बहुत सारे खरीदारी की थी और वो मुझे एक एक करके सारे कपड़े पहनकर दिखा रही थी। इसे मुझसे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। वो बहुत ही आराम से मेरे सामने बिना किसी दुपट्टे के बेझिझक घूम रही थी। इससे कपड़े जिस्म पर इस कदर फिट थे कि सब कुछ वाज़ह नज़र आ रहा था। इसका गहरा गला इसकी खुली हुई रनाइयों को झलका रहा था। वो बार बार मेरे करीब आती और मैं अपने होश खोने लगा था। अचानक ही वो मुझसे पूछने लगी कि मैं सबा आपी की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ क्या? मैंने निदा से कहा कि इसमें भला पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी आपी की तो अलमारी है। इसने कहा चाबी दे। फिर मैंने इसे चाबी दे दी। वो सबा की अलमारी खोल कर एक एक चीज़ देखने लगी। सबा जो कपड़े मेरे लिए रात को पहनती वो निकाल कर मुझे दिखाने लगी। वो मुझसे पूछने लगी कि इसमें से आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक छोटी सी नीली रंग की नाइटी पर हाथ रखा। इसे कहा कि ये सबा पर बहुत ही जचती है। यह सुनते ही निदा वो नाइटी उठाकर कमरे से निकल गई और जब काफ़ी देर बाद वापस आई तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई। सबा की नाइटी पहने इससे भी कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी। अचानक ही वो मेरे आगे आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये मेरे बदन पर ज़्यादा जच रही है या आप ही पर ज़्यादा जचती है। ये सुनते ही मैंने इसे अपनी बाहों में भरा और बहुत मोहब्बत से इसे कहा कि ये तुम्हारे दोधिया बदन पर बहुत खूबसूरत लग रही है। तो सबा ये पहनकर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी तुम लग रही हो। मैंने इसके हाथ में पकड़ा मोबाइल लेकर साइड पर रख दिया और खुद मैं इस पर अपनी मोहब्बत लौटाने लगा। इसे इस नाइटी में देखकर तो मैं बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हुस्न की देवी भी हो सकती है। लेकिन निदा तो हुस्न की सारी हदें पार कर रही थी। इसका पूरा ही बदन बहुत हसीन था। मैं हर गुजरते पल के साथ इस पर हावी होता जा रहा था।
सारी रात इस पर अपने जज्बात लौटाने के बाद जब मैं अस्पताल सुबह को पहुंचा, मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने अभी अभी एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरी बीवी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और डॉक्टर इसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक सबा की हालत कुछ बेहतर हुई तो इसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे अपने बच्चे के इंतकाल का बहुत दुख था। मैं सबा को संभालते हुए घर ले आया। सबा को देखकर निदा का चेहरा उतर गया था। इसने एक अजीब सी नज़र सबा पर डाली और कमरे में चले गई। मैंने सबा को कमरे में लाकर लिटा दिया और इसकी अम्मी ने मुझे सबा की दवाइयों से मुतल्लिक आगाह किया। मैं सबा को अम्मी के साथ बाहर लाउंज में बैठाकर इनकी बातें सुन रहा था। जब मैंने निदा को सबा के पास जाते हुए देखा, मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं जानता था कि निदा ऐसी कोई बात सबा के आगे नहीं कहेगी। थोड़ी देर में निदा वापस आई और अपनी माँ से कहने लगी, चलें अम्मी, अब हम घर चलते हैं। और वो दोनों अपने घर वापस चले गए। मैंने निदा को आखिरी बार अलविदाई नज़रों से देखा, क्योंकि मैं जानता था कि अब हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। निदा को जाता देखकर मैंने एक ठंडी आह भर ली थी। थोड़ी देर बाद जब मैं दूध का गिलास लिए अपने कमरे पहुंचा तो सबा गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने इसे कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक औलाद चली भी गई है तो हमें अल्लाह दोबारा औलाद से नवाज देगा। मेरी बात सुनकर सबा ने मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखा और कहने लगी, जो मैंने खो दिया है उसे दोबारा पाना मुमकिन ही नहीं। सबा के लहजे ने मुझे चौंका दिया था। मैं इसके आगे ही बैठ गया और इसे कहने लगा कि ऐसी बात क्यों कर रही हो। सबा कहने लगी, निदा मेरी सगी बहन नहीं है, बल्कि वो मेरी फूफो की बेटी है, जिसे फूफो के इंतकाल के बाद अब्बा हमारे घर ले आए थे। लेकिन निदा को बचपनी से मुझसे ज़्यादा बहुत नफरत थी, क्योंकि घर में हर चीज़ मेरी थी और उसे हर वो चीज़ चाहिए होती जो मेरे पास होती। अब आपने कभी इसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझसे हसद में मुब्तला रही। इसकी नज़र हर उस चीज़ पर होती जो अब्बा मेरे लिए लाते या जिसे मैं पसंद करती। जब मेरी तुमसे शादी हुई तो तुम मेरे घर आना जाना नहीं करते थे और मुझे इस बात की तसल्ली थी कि वो तुम पर भी अपनी नज़रें नहीं जमाएगी। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे हजरत में इतनी आगे बढ़ चुकी थी। इसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए वो सब कर दिया जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सबा की आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझसे कह रही थी कि निदा ने जाने से पहले मुझे वो सारी वीडियोस दिखा दी और सारी तस्वीर भी दिखा दी हैं जिनमें हम दोनों एक साथ थे। सबा की बात सुनकर मैं सदमे में आ गया था। निदा ने सब कुछ जानबूझकर एक मकसद के तहत किया था और मैं इसके हाथों खिलौना बन गया था। सबा की आंखों में मेरे लिए साफ नफरत बाकी बच गई थी। वो इसने अपनी औलाद भी खो दी थी और शोहर भी। मैं सबा के आगे शर्मिंदगी से सर झुका गया था कि जब सबा ने मुझसे कहा कि वो जाते जाते मुझसे मेरी नीली नाइटी मांग कर ले गई है, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा इसके बदन पर जचती हुई दिखाई देती है। तो मुझे लगा था कि जैसे सबा के लफ्ज़ों ने मुझे ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया हो। वक्त जज्बात के हाथों में अपनी पूरी ज़िंदगी हार गया था और अब कभी सबा के आगे नज़रें उठाकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। निदा ने कुछ ही वक्त बाद मुझे ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। वो मुझसे हर बार एक बड़ी रकम का तकाजा करती और मेरे ना देने का कहने पर मेरी तस्वीर वायरल करने की धमकी देती। मैं जिसे 14 साल की एक सीधी सादी मासूम बच्ची समझ रहा था, वो दरअसल एक फितना थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मेरा और सबा का ताल्लुक बिल्कुल मुर्दा हो गया था, क्योंकि सबा अब मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत की निगाह से देखती थी। वक्त, लज्जत और मज़े ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था।